नमस्कार दोस्तों हम पिछले पार्ट में सर्कल स्टार्ट किए थे और सर्कल में वृत्तखंड पढ़ रहे थे। वीडियो में पढ़ेंगे वृत्तों की सर्वांग क्षमता। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम यह जानते हैं कि सर्वांग क्षमता होता क्या है। दोस्तों सर्वांग का मतलब होता है कि कोई दो आकृति सर्वांग तभी बोली जाएगी जबकि दूसरे को ऊपर रखने पर वह एक दूसरे को ढक ले। दोस्तों देखिए, वृत्तों की सर्वांग क्षमता बताना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वृत्त ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पर ये एक सर्कल ले लेता हूँ, यह एक वृत्त है, मान लेते हैं इसका केंद्र O है और इसका त्रिज्या R1 है। दोस्तों इसी प्रकार से हम एक और सर्कल ले लेते हैं। देखिए यह एक दूसरा सर्कल है, इसका मान लेते हैं इसका सेंटर यानी केंद्र क्या है, C है और इसका त्रिज्या ले लेते हैं, इसका त्रिज्या है R2 है। क्या है? R2 है। देखिए दोस्तों, यह दोनों सर्कल यानी यह दोनों वृत्त सर्वांग तभी कहा जाएगा जबकि इस वृत्त को उठा करके अगर इस वृत्त पर रख दें तो यह वृत्त पूरा इस वृत्त को ढक ले। क्या कर ले? इस वृत्त, इसके सर्वांग सम बोला जाएगा। यह वृत्त इस वृत्त के सर्वांग सम तभी होगा जबकि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो। क्या हो दोस्तों? वृत्त सर्वांग सम तभी होता है जबकि उसकी त्रिज्याएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो मैं यहाँ पर एक वृत्त 2, जब वृत्त 1 की त्रिज्या यानी कि R1, त्रिज्या R1 बराबर होगा त्रिज्या R2 के, ये क्या होगा? R1 बराबर होगा R2 के, तो यह दोनों वृत्त सर्वांग सम कहे जाएंगे। दोस्तों को वृत्त सर्वांग सम तभी बोली जाएगी जबकि उनकी त्रिज्याएं क्या हो? आपस में बराबर हो। तो मुझे चलिए दोस्तों हम देखते हैं चाप की अंशमाप। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह एक सर्कल है जिसका केंद्र O है। मान लेते हैं इस सर्कल पर यह पॉइंट P है और यहाँ पर ये पॉइंट Q ले लेते हैं। दोस्तों ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो ये है। अब हम पॉइंट P को सेंटर से मिला देते हैं और Q को सेंटर से मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये केंद्र पर कोण बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोण होता है, इस कोण को हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। अब दोस्तों हमको बताना है चाप की अंशमाप। तो कोई भी चाप, देखिए दोस्तों ये क्या है? एक चाप है। तो कोई भी चाप वृत्त के केंद्र पर जितने अंश का कोण बनाता है वही कहलाता है चाप का अंशमाप। क्या कहेगा दोस्तों? चाप का अंशमाप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए हमको यहाँ पर दिखाना है कि PQ चाप का अंशमाप, यानी ये मान लीजिए यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं कि यह कितना है, यह थीटा है। तो ऐसे दिखाएंगे यानी MPQ। दोस्तों इसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे यानी PQ चाप को ऐसे दिखा दें। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ PQ ये चाप है, M का मतलब है कि अंशमाप यानी मेजर बोलते हैं उसको। तो मेजर मतलब मापना। तो क्या ये M लगा दी, इसका मतलब कि अंशमाप ये बता रहा है MPQ। इसका मतलब कि PQ का अंशमाप बराबर, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे? थीटा दिखाएंगे। अगर यहाँ पर जितना भी कोण दिया होता तो अंशमाप PQ बराबर इतना लिख देते, तो यह क्या कहलाता है? इसका अंशमाप कहलाता। दोस्तों यह जो है तो यह लघु चाप का अंशमाप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है यह 360 अंश का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 360 अंश का कोण। तो यहाँ पर ये जो 360 अंश है, हम इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है? वृत्त का अंशमाप है। ये वृत्त का अंशमाप क्या है? वृत्त का अंशमाप कितना होता है? 360 अंश है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक सर्कल है, तो इस सर्कल का अंशमाप 360 अंश होगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि यह जो PQ है लघु चाप है, तो लघु चाप का अंशमाप यदि थीटा है तो यहाँ पर देखिए दीर्घ चाप की अगर हम बात करें तो इधर देखिए इस प्रकार से बताता हूँ। Q, अब मैं इधर तीर दिखा देता हूँ ऐसे, यानी कि QP। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो बड़ी वाली है ये जो चाप है, यह दीर्घ चाप है। तो ये क्या होगी? दीर्घ चाप का जो अंशमाप होगा, ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये वाला, मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो बाहर बन रहा है ये वाला एंगल, यह एंगल होगा, यानी इसी को हम बोलेंगे दीर्घ चाप का अंशमाप। ये होगा दीर्घ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको देखिए MPQ, इसका मतलब ये है कि PQ मतलब इस प्रकार से है, ये देखिए तीर ऐसे गया है, इसका मतलब लघु चाप का अंशमाप है ये, प्लस लघु चाप का अंशमाप प्लस MQP। देखिए दोस्तों क्या है? चाप है, M का मतलब कि अंशमाप यानी कि दीर्घ चाप का अंशमाप। ये QP तीर हमने इस प्रकार से दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गया है, यानी कि दीर्घ चाप की बात कर रहे हैं, तो दीर्घ चाप का अंशमाप प्लस लघु चाप का अंशमाप, यानी कि छोटा वाला चाप और ये बड़ा वाला चाप मिलकर के एक सर्कल बनता है। तो इन दोनों चाप का जो अंशमाप होगा, एक सर्कल बनता है, एक सर्कल का अंशमाप 360 अंश होता है, तो यह भी मिलकर के एक सर्कल बना रहा है, तो इसका अंशमाप कितना हो जाएगा? इसका अंशमाप 360 अंश के बराबर होगा। अब दोस्तों यदि हमको दिया है कि लघु चाप यानी छोटा जो ये देखिए PQ, ये लघु चाप का अंशमाप थीटा दिया है, तो दीर्घ चाप का अंशमाप अगर हम निकल लें तो MQP, इसका क्या निकल जाएगा? 360 अंश माइनस लघु चाप का अंशमाप यानी PQ। ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल दिया है, इस सर्कल में यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है और ये इसका सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं ये C है।
तो ये जो पी क्यू है इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण बनाता है, ये मान लेते हैं ये 100 अंश कोण बनाता है। केंद्रीय कोण कितना है यहाँ पर 100 अंश है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लघुचाप का अंश माप होगा तो ये क्या होगा, एम पी क्यू, इसका जो अंश माप दिया है 100 अंश दिया है। अब हमसे अगर दीर्घचाप का अंश माप पूछ दें क्यू, चलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, तो एम क्यू पी। देखिए दोस्तों एम क्यू पी होगा क्या, यहाँ पर दीर्घचाप होगा, क्यू ऐसे गया पी, मैं यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर तीर दिखा दिया हूँ, और ये जो ऊपर का था पी क्यू यानी ऐसे था, ये इस प्रकार से इधर ऐसे था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो लघु है और ये क्या है, दीर्घ है। अब हमको बताना है दीर्घचाप का अंश माप बताना है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि यह पूरा सर्कल है, तो एक मतलब लघु का दिया हुआ है और हमको पता है कि लघुचाप का अंश माप प्लस दीर्घचाप का अंश माप इन दोनों का योग 360 अंश होता है। तो लघुचाप का अंश माप जो दिया है, दीर्घचाप का अंश माप निकालना होगा, तो 360 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी सीधे सीधे 100 अंश घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा 260 अंश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घचाप यानी ये वाला देखिए, दीर्घचाप का अंश माप कितना निकल जाएगा, 260 अंश निकल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों चाप का जो अंश माप होता है, एक लघु चाप का अंश माप होता है जो छोटा चाप होता है, और एक दीर्घ चाप का अंश माप होता है जो कि बड़ा चाप होता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए है एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, अगर इसका सेंटर ओ है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर ये ए है, ये क्या है, बी है, ए बी इसको मिला देते हैं ऐसे। तो देखिए दोस्तों ए बी क्या है, यह एक चाप बना रहा है, मतलब एक चाप है, ए बी चाप है। देखिए दोस्तों अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई कोण दे दिया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण दिया है इस कोण का वैल्यू x अंश है, क्या ये x अंश है। देखिए दोस्तों ये जो x अंश है इसी को हम बोलेंगे लघुचाप का अंश माप, लघुचाप का अंश माप। देखिए दोस्तों ये जो होगा, यानी कि सीधे सीधे हमें कहना चाह रहे हैं कि जो छोटा वाला चाप होगा, लघु चाप होगा, इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वही लघु चाप का अंश माप कहलाएगा। और बात करते हैं ये बड़ी वाली जो होगी, तो ये दीर्घ चाप बन रहा है, तो जो बड़ा वाला कोण होगा, बड़ा वाला यानी ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर ऊपर, देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं दीर्घ चाप का अंश माप, दीर्घ चाप का अंश माप। दोस्तों आप सभी जानते हो कि ये जो सेंटर है, ये पूरा कोण की मैं बात करूं, मैं दूसरे मार्कर से बताता हूं। देखिए इस पूरे कोण की मैं बात करूं तो ये 360 अंश होता है, और ये जो एंगल है x अंश है, तो ये मतलब x अंश है, तो ये लघु चाप है। अब हम दीर्घ चाप की अगर बात करें, दीर्घ चाप का अंश माप निकालें, तो दीर्घ चाप का अंश माप क्या हो जाएगा, देखिए आप जानते हो टोटल 360 अंश होता है। अब इतना क्या है, x अंश है, तो 360 में से x अंश निकाल देंगे, यही कहलाएगा दीर्घ चाप का अंश माप। चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं चापों की सर्वांग समता। दोस्तों चाप आप तो जानते हो, चाप मतलब आर्क, ये आर्क होता है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर यह एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर एक चाप है, यानी एक आर्क है। ए बी क्या है, एक आर्क है। देखिए दोस्तों हम इसको मिला देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ये जो चाप है वृत्त के केंद्र पर मान लीजिए थीटा कोण बनता है। और इसी प्रकार से ये दूसरा सर्कल है, मान लेते हैं इसका केंद्र, इसका सेंटर जो है सी है, और यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम एम है, और इस पॉइंट का नाम एस है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पी क्यू एक चाप है, और यहाँ पर ये जो पी क्यू चाप है इसका जो अंश माप है, यानी कि जो सेंटर पर कोण बना रहा है, मान लेते हैं इसका कोण x अंश है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट m है, पॉइंट m को मिला देते हैं, पॉइंट s को मिला देते हैं, और ये जो चाप MS है यहाँ पर y अंश का एंगल बनाता है। देखिए दोस्तों दो चाप सर्वांग सम तभी बोला जाएगा, चापों की चाप ए बी चाप और पी क्यू, यह दोनों सर्वांग सम तभी बोला जाएगा जबकि इन दोनों चाप का अंश माप क्या हो, बराबर हो। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि चाप के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण बराबर हो। देखिए दोस्तों चाप ए बी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण थीटा है, और चाप पी क्यू के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण x अंश है। तो हम अगर यह दोनों एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि चाप ए बी चाप पी क्यू के सर्वांग सम है। तो देखिए दोस्तों हम इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बी बराबर होगा एम पी क्यू के। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है, कोई चाप का मतलब दोस्तों कि कोई सा भी चाप ले सकते हैं, ये चाप ले लें, ये चाप, या फिर ये चाप ले लें, ये सब चाप सर्वांग सम तभी होगा जबकि उस चाप के द्वारा यहाँ पर एम चाप ए बी का मतलब ये है कि ए बी जो चाप है इसका केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कोण ए ओ बी
ए ओ बी बराबर हो कोण पी सी क्यू के, पी सी क्यू के यानी कि थीटा बराबर हो जाए एक्स अंश के। तो जब थीटा एक्स अंश के बराबर हो गया तो मैं इसको इधर बताता हूँ। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो देखिए ये वाला एंगल जो है चाप ए बी से बन रहा है और ये वाला एंगल जो है चाप पी क्यू से बन रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चाप ए बी, चाप को ऐसे दिखाते हैं, ऊपर ऐसे लाइन कर्व दिखा देते हैं, चाप ए बी चाप पी क्यू के सर्वांगसम होगा। और दोस्तों सर्वांगसम का जो साइन होता है, सर्वांगसम को इस प्रकार से साइन से दिखाते हैं ऐसे, ये सर्वांगसम का साइन है। मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, सर्वांगसम क्या है ये, सर्वांगसम। देखिए दोस्तों, तो ए बी पी क्यू के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यदि ए बी चाप पी क्यू चाप के बराबर है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने से एक जीवा बनता है। उसी प्रकार से पॉइंट पी और क्यू को मिलाने से भी एक जीवा बनता है। अगर ये दोनों चाप सर्वांगसम हैं तो चाप के सर्वांगसम होने पर इसके द्वारा बना जीवा और इसके द्वारा बना जीवा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये जीवा इस जीवा का क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूँ साइड में कि यदि चाप ए बी सर्वांगसम है चाप क्यू पी क्यू के, अगर ये चाप इस चाप के सर्वांगसम होगा तो इसके द्वारा बना जीवा ए बी बराबर होगा जीवा पी क्यू के। क्या होगा दोस्तों, इसका जीवा भी बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि यदि कोई चाप सर्वांगसम है वह चाप सर्वांगसम तभी होगा जबकि उस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हो। यदि कोई चाप सर्वांगसम है तो उस चाप के द्वारा बना जीवा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि x अंश जो है y अंश के बराबर हो जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि चाप पी क्यू चाप एम एस के सर्वांगसम होगा। यह सर्वांगसम कब होगा, जबकि x अंश y अंश के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी प्रकार से अगर चाप पी क्यू चाप एम एस के सर्वांगसम हो जाए तो आप कह सकते हो कि m और s को मिला दे तो यहाँ पर एक जीवा बनेगा। तो जीवा पी क्यू जीवा एम एस के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये वाली जो लाइन है पी क्यू लाइन एम एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके मैं दूसरा सर्कल बना के एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो सर्कल दिया है, इस सर्कल का सेंटर सी है और इस सर्कल का सेंटर ओ है। यहाँ पर दिया हुआ है चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाती है। उसी प्रकार से इस सर्कल में चाप पी क्यू वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाती है और चाप सी डी वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाती है। दोस्तों अगर यह तीनों चाप वृत्त के सेंटर पर एंगल बराबर एंगल बनाती हैं, इसका मतलब कि ए बी चाप ए बी का अंश माप बराबर है चाप पी क्यू का अंश माप बराबर है चाप डी सी का अंश माप। मेरा कहने का मतलब है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी सी क्यू बराबर है कोण सी, दोस्तों मैं यहाँ पर सी डैश दे देता हूँ, कोण सी डैश सी डी के बराबर है। ये वाला कोण ये आपस में बराबर है। इसका मतलब कि यह जो तीनों चाप क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि सेंटर पर बराबर कोण बना रहा है। अगर यह तीनों चाप ए बी चाप पी क्यू चाप डी सी डैश डी सर्वांगसम है, अगर यह सर्वांगसम है तो इसके द्वारा जो ये जीवा बन रहा है, जीवा की लंबाई भी बराबर होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। हमको जीवा पी क्यू अगर पूछे तो पी क्यू जीवा कितना होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और सी डैश डी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि इसके विपरीत मान लीजिए यहाँ पर कि हमको ये, मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं यहाँ पर ये एंगल मिटा दे रहा हूँ, यह 70 अंश ना दे करके यहाँ पर केवल इस प्रकार से अगर दे देता कि यह 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये दे दिया है। अब हमसे पूछ देता कि, मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। अब अगर हमसे यहाँ पर पूछ दे कि कोण पी सी क्यू का वैल्यू बताइए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जीवा ए बी जीवा पी क्यू के बराबर है। अगर जीवा बराबर है तो ये जो सेंटर पर कोण बनाएगा क्या होगा, यह जो सेंटर पर कोण बनाएगा बराबर कोण बनाएगा। अभी हमने बताया कि अगर यह जो चाप ए बी चाप पी क्यू के सर्वांगसम है तो इसके द्वारा जो जीवा बनेगा जीवा बराबर होगा। इसके विपरीत भी लागू होगा कि यदि इस वृत्त की चाप ए बी इस वृत्त का चाप पी क्यू के बराबर है तो सेंटर पर बना कोण यानी इस चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि कोण पी सी क्यू बराबर होगा कोण ए ओ बी के, यानी कि 70 अंश होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो आज आपको बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।
यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।